हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे कमलेश्वर जी ने लिखा है। जॉर्ज पंचम का पूरा नाम जॉर्ज पंचम अर्नेस्ट अल्बर्ट था। ये भारत के पहले ब्रिटिश शासक थे। ये यूके और अन्य राष्ट्रमंडल समूह के महाराजा होने के साथ साथ भारत के भी सम्राट थे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक। यह उस समय की बात है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, ध्यान रखिएगा प्रथम अलग है द्वितीय अलग है, एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ भारत दौरे पर आने वाली थी। वो और भी जगह जाने वाली थी, लेकिन पहले वो भारत आने वाली थी। अखबारों में उनके दौरे की चर्चा होने लगी। चूँकि वह अकेले भारत नहीं आ रही थी, उनके साथ उनके नौकर, बावर्ची, खानसामों, अंगरक्षक सभी लोग आ रहे थे। इस बीच उनका जो दर्जी था, उसकी यह समस्या थी कि रानी एलिजाबेथ जैसे कपड़े पहनती हैं, उनके कपड़ों में जैसा धागा प्रयोग किया जाता है वैसा भारत में मिलेगा या नहीं, इस बात से उनका दर्जी बहुत परेशान था। तो ये खबर भी वहाँ के अखबारों में छप रही थी। चारों तरफ बहुत शोर शराबा था, धूम मची हुई थी। एलिजाबेथ के स्वागत की तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि हमारा भारत तो मेहमान नवाजी में सबसे आगे है। तो एलिजाबेथ के आने की खुशी में बहुत तैयारियां हो रही थीं। चूँकि एलिजाबेथ दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी, तो दिल्ली को एक नई दुल्हन की तरह तैयार किया गया। जैसा कि आप इस पाठ के लेख में पढ़िएगा, इसमें सब लिखा हुआ है। दिल्ली की जो खड्डे वाली सड़कें थी उनको ठीक किया गया, इमारतों को सजाया गया। इस बीच एक परेशान करने वाली समस्या खड़ी हो गई कि इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उस पर नाक नहीं थी। वैसे तो उस मूर्ति के अंगरक्षक भी थे, लेकिन उन सब के होने के बावजूद भी उस मूर्ति की नाक नहीं थी। यह भारत के लिए एक गंभीर समस्या थी। जब कोई विदेशी भारत आए और वह देखे कि उनके पूर्वज की नाक उनकी मूर्ति पर नहीं है, तो यह भारत की नाक का सवाल है, इससे भारत की नाक कट जाएगी। तो ये एक मुसीबत वाली बात खड़ी हो रही थी। इस बात पर पहले भी काफ़ी आंदोलन चले थे कि इनकी नाक लगाई जाए नहीं लगाई जाए, लेकिन चूंकि अब एलिजाबेथ आ रही थी तो उनकी नाक लगना ज़रूरी था। इस बात को हल करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई और इस बात को उस मीटिंग में रखा गया कि क्या करना चाहिए। सभी लोगों के मशवरे पर एक मूर्तिकार को बुलाया गया। चूंकि मूर्तिकार गरीब था, पैसों की किल्लत को पूरा करने के लिए वह आ गया। उसने वहाँ पे सबकी बात सुनी और कहा कि जॉर्ज पंचम की नाक लग जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि यह मूर्ति कब और कहाँ बनी थी और किस पत्थर की बनी थी। मीटिंग में जितने भी नेता, जितने भी सभापति थे, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खैर मसला हल हुआ और क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम उन्हें सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की जो फाइलें थी उनको भी देखा गया, लेकिन किसी भी फाइल में मूर्ति का कुछ भी ब्यौरा नहीं मिला। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए कि अब क्या होगा, अब कैसे किया जाएगा। फिर मूर्तिकार को बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जाऊंगा और जिस पत्थर की ये मूर्ति बनी है वैसा ही पत्थर मैं लेकर आऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छुपी है, ज़रूरत खोज करने की है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के दौरे पर गया, पहाड़ी प्रदेशों में गया, पत्थरों की खदानों में गया, लेकिन उसको कहीं भी वैसा पत्थर नहीं मिला। फिर सभापति बोले, लालत है आपकी अक्ल पर। जब हम लोग विदेशी रहन सहन को, विदेशी तौर तरीके को अपना चुके हैं,
तो क्या एक विदेशी पत्थर भारत में नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप हो गया। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। अचानक उसको एक योजना सूझी। उसने कहा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन एक शर्त है कि यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति को भी थोड़ा सा लगा कि हाँ, कोई अच्छी योजना होगी, शायद हमारी परेशानी हल हो जाए। चपरासी को हुक्म दिया कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, मतलब हमारे देश में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उन सब की मूर्तियां भी हैं। अगर आपकी इजाज़त हो, आप ठीक समझें, तो मैं उनकी नाक लाट की मूर्ति की नाक पर लगा कर देख लेता हूँ। हो सकता है कि उनमें से किसी की नाक इनकी नाक से मिल जाए। सभापति जी ने कहा, ठीक है। फिर मूर्ति का फिर दौरे पर निकला। उसने सभी जितने भी वहाँ पर दिल्ली में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी की मूर्तियों के पास गया, लेकिन उसे सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से ऊंची निकली। फिर वह हताश हो गया। उसने आकर फिर बताया। फिर सभापति जी बोले कि अरे, तुम्हें एक काम दिया गया, वो भी काम तुम ढंग से नहीं कर पाए। फिर मूर्तिकार ने ढांढस बांटते हुए कहा कि सुना है कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने बिहार एक 42 में जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी मूर्तियां हैं, तो शायद उन बच्चों की मूर्तियां जॉर्ज की मूर्ति पर फिट हो जाए। तो उन बच्चों की नाक को भी जॉर्ज की मूर्ति पर लगाया गया, लेकिन वो भी उससे ऊंची निकली। फिर खलबली मच गई। जॉर्ज की नाक नहीं लग पाई। रानी का स्वागत करने का मतलब ये तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हो गई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। उसके दिमाग में फिर एक बात आई। उसने कहा कि हमारा देश 40 करोड़ लोगों का देश है, क्यों ना एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर उस मूर्ति पर लगा दी जाए। पहले सब लोग घबरा गए, सोचने लगे कि क्या ऐसा करना सही होगा। चूंकि देश को अपनी नाक बचानी थी, इसलिए वह भी इस बात पर भी राजी हो गए। देखिए, यहाँ देखिए, नाक मान सम्मान का प्रतीक होता है। हमारे देश के लोग आज़ादी पाने के बावजूद भी गुलाम मानसिकता के शिकार थे। विदेशियों की इज्जत के लिए अपने देश के वीरों की नाक उतारने को भी तैयार हो गए थे। खैर, इस बात की भी इजाज़त दे दी गई। एक नाक जिंदा आदमी की लाई गई। लाट की मूर्ति को पेंट किया गया, साफ सुथरा किया गया और उस पर लगा दी गई। चूंकि नाक जिंदे आदमी की थी, तो वह नाक सूख ना जाए, इसलिए उसके पास के तालाबों को सुखाया गया और उसमें साफ पानी भरा गया। और अखबारों में यह खबर दी गई कि नाक की परेशानी हल हो गई है। तैयारियां सब भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। और वह दिन आ गया जब जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी के अभिनंदन नहीं हुआ था। उस दिन अखबार खाली था तो सिर्फ क्या था, एक चित्र जो थी जॉर्ज पंचम की नाक। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की। तो देखिए, यहाँ पर पाठ को दो तरह से बोला गया है। एक तो मूर्ति को लेकर जो आपने अभी पढ़ा है, दूसरा ये बताया है कि अंग्रेजों ने हम पर जो अत्याचार किया वो किस तरह का घिनौना था और उससे लड़ते हुए हमारे देश के कितने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, उसके बावजूद भी उनका मान सम्मान जॉर्ज पंचम की मूर्ति से कहीं ऊंचा रहा। तो देखिए, यहाँ पर जो बार बार नाक शब्द प्रयोग किया गया है वो इज्जत और मान सम्मान का किया गया है कि जॉर्ज पंचम की इज्जत से ज़्यादा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत थी जो उन्होंने
देश की आज़ादी के लिए बलिदान की थी। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पाठ को ज़रूर पढ़िएगा इसी तरह से।